फोर्थ मैसूर वार। एट द टाइम ऑफ फोर्थ मैसूर वार, लॉर्ड वैसाले वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब चौथा जो मैसूर का वार हुआ था 1799 के अंदर, उस वक्त बंगाल का जो नवाब था वो लॉर्ड वैसाले था। टीपू जो था उसने थर्ड जो मैसूर वार था उसका बदला लेने की ठानी, और उसके लिए उसने क्या किया, सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। टीपू वाज डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर रखा टू एवेंज, बदला लेने का, हिज डिफीट इन द थर्ड मैसूर वार। ही फोर्टिफाइड हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल, कौन सी कैपिटल थी उसकी, श्रिंगापट्टम श्रिंगापट्टम जो उसकी कैपिटल थी, उसके चारों ओर उसने किलेबंदी शुरू कर दी, और रिक्रूट फ्रेश सोल्जर्स फॉर हिज कावलरी। कावलरी क्या होती है, घुड़सवारी। घुड़सवार जो सेना थी, घुड़सेना जो थी, उसके लिए नए फोर्टिफाइड जो आपका नए जो सैनिक रिक्रूट करने, भर्ती करने शुरू कर दिए। अब लॉर्ड वैसाले को इस चीज की खबर मिल जाती है, देयरफॉर ही रिवाइव्ड द ट्रिपल अलायंस विद द निजाम एंड मराठा। तब उसने याद किया उस ट्रिपल अलायंस को। अलायंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप को, समूह को, किस किस का, ब्रिटिश, मराठा और निजाम। द फोर्थ मैसूर वार वाज वेरी शॉर्ट बट डेसिसिव। चौथा जो मैसूर का वार था वो छोटा था लेकिन बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ नुकसानदायक वाला था, बहुत ज्यादा हानिकारक। टीपूज कैपिटल सिंगापट्टम वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने टीपू की जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। टीपू द टाइगर ऑफ मैसूर डाइड व्हाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल। अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए मैसूर का जो शेर था वो मारा गया। ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ मैसूर इंक्लूडिंग कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम। French who had fought on the side of Tipu were also eliminated from India for good. इसके अलावा फ्रेंच जो थे वो लड़े थे किसकी तरफ से, टीपू की तरफ से, उनको भी हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, भारत से भगा दिया गया फॉर गुड। ठीक है ना। अब उनकी कोई ट्रेडिंग नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद आते हैं, इस प्रकार से क्या हुआ, मैसूर के ऊपर उनका अधिकार हो गया। मैसूर उस वक्त का कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं था, बहुत बड़ा स्टेट था, बहुत बड़ा एक रियासत थी उस वक्त की। और बहुत ही बहादुर जो राजा थे टीपू सुल्तान। आज भी आपको बताऊं मैं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में कहीं कहीं एक बार आप डिस्कस करना। वो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, उसकी वो तलवार एक इस प्रकार से मेटलर्जी से बनी थी, इस प्रकार की धातु से बनी थी। उस लोहा इस प्रकार से बनाया गया था कि ना तो उसे जंग लगती और ना ही उसकी जो धार जो थी वो टूट सकती थी। वो वुड्स की बनी होती थी, वुड स्टील आपकी एक वो आती है, उससे आज भी मतलब वो जो तलवार है वो रखी हुई है म्यूजियम में। और जो मेटलर्जी के जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी इस चीज के बारे में अचंभित है कि ये तलवार उस जमाने में किस तरीके से बनाई गई हो। मराठा वार्स, द मराठा अब मराठा जो थे वो भी साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब एक रूलर थे। उनको भी हराना बहुत जरूरी था अगर ब्रिटिश जो है उन्होंने एक्सपेंशन करना था अपने टेरिटरी का, अपने क्षेत्र का। Marathas had become very powerful by the middle of 18th century. 18वीं सदी के अंत बीच में मराठा जो थे काफी पावरफुल हो गए थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, शिवाजी के नेतृत्व में दे इवन चैलेंज द मुगल एम्पायर, उन्होंने मुगल एम्पायर को भी क्या कर दिया था, चैलेंज कर दिया था। बट दे रिसीव्ड ए setback when they were defeated by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761. मराठाओं को एक करारी हार मिली। अफगानी रूलर जो थे अहमद शाह अब्दाली, उसके साथ उसका तीसरा जो बैटल हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, वो थोड़े से पीछे हटे। एट दैट टाइम, उस समय देयर वर 4 सेंटर्स ऑफ मराठा पावर। मराठा की जो ताकत थी उसके 4 सेंटर थे। गुजरात was under the गायकवाड़ who ruled from बड़ौदा। पहला गुजरात था जिसके जो रूलर थे वो बड़ौदा से थे, गायकवाड़ थे, उनको गायकवाड़ कहा जाता था, मराठा थे ये भी। भोसले रूल्ड फ्रॉम नागपुर, नागपुर जो था वहां पे भोसले जो थे ना मराठा, वो रूल कर रहे थे। ए पार्ट ऑफ मालवा वाज अंडर द होलकार्स,
हु रूल्ड फ्रॉम इंदौर। इंदौर के अंदर मालवा के कुछ हिस्से थे, इंदौर होलकार जो थे, इंदौर के अंदर जो मराठा थे उन्होंने मालवा के एक हिस्से में, जिनको कहते हैं होलकार कहते हैं, वो रूल करते थे। एंड रेस्ट वाज अंडर द सिंधियाज हु रूल्ड फ्रॉम ग्वालियर, और ग्वालियर से सिंधिया थे, वो मराठा थे। पेशवा वाज द हेड ऑफ मराठा कन्फेडरेसी। मराठा जो कन्फेडरेसी था, मराठा जो मतलब ग्रुप था, संगठन था, उसके हेड कौन थे? पेशवा थे। ब्रिटिश सपोर्टेड द एजिंग रघुनाथ राव फॉर पेशवाशिप, whereas rest of Marathas under the leadership of Nana Fadnavis supported Madhav Rao too। अब यहाँ भी टुकड़े हो गए। ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया, जो पेशवाशिप जो थी रघुनाथ राव, उसको क्या कर रहे थे, पेंशन दे रहे थे, अंग्रेज उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मराठा जो थे वो आजादी चाहते थे, वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने नाना फडणवीस जो थे उनके साथ हो लिए, उनको सपोर्ट किया। और नाना फडणवीस को सपोर्ट कौन कर रहे थे? माधव राव टू। एज ए रिजल्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस बिटवीन दीज टू साइड्स। और इसका रिजल्ट क्या निकला भाई? ब्रिटिश जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे पेशवाशिप के लिए किसको? रघुनाथ राव को, कि रघुनाथ राव को क्या मिले? पेशवाशिप मिले। लेकिन मराठा चाहते थे कि नाना फडणवीस को मिले, जो माधव राव टू का हाथ था। युद्ध हो गया। 3 एंग्लो मराठा वार वर फोर्ट बिटवीन 1775 एंड 1818। 1775 से 1818 के बीच में 3 मराठा एंग्लो वार हुए। द थर्ड एंग्लो मराठा वार कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर। ये एक साल चला, 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसने मराठा की ताकत को तहस नहस कर दिया। द पोस्ट ऑफ द पेशवा वाज अबोलाइज्ड। अब जो पेशवा की जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई। एंड द लार्ज पार्ट्स ऑफ मराठा किंगडम, और मराठा राज साम्राज्य के बहुत बड़ा हिस्सा वर टेकन ओवर बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपने हाथों में कर दिया। मराठा हेड्स वर नॉट अलाउड टू कीप एन आर्मी। और ये भी रूल बना दिया कि मराठाओं के जो हेड थे, बचा कुचा जो साम्राज्य था उसमें जो मराठाओं के हेड थे वो आर्मी नहीं रख सकते थे। अब आर्मी नहीं रखेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? ये डिप्लोमेसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है ना। आगे यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया द ब्राउन कलर शोज द ब्रिटिश टेरिटरीज। देखो पूरा का पूरा जो बंगाल क्षेत्र था, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सारा का सारा, इसके अलावा नॉर्दर्न सरकार हो गया, और इन जगह पे उन्होंने क्या कर रखा था? अपना कब्जा कर लिया था। फ्रॉम 1805 टू 1856, 1805 से 1856 के बीच में ब्रिटिश जो रूल था उसने किस प्रकार से अपना अस्तित्व दिखाया? सेकंड फेज, इसे आप सेकंड फेज कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि 1805 से पहले, 1805 से पहले जो भी मतलब ब्रिटिश ने किया वो एक डिफरेंट तरीके से किया था। अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए उनकी नीतियां अलग थी, उनकी डिप्लोमेसी अलग थी, लेकिन उसके बाद अलग हो गई। सेकेंड फेज ऑफ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया was different from the first phase in many ways। कौन कौन से तरीके से? पहला, the old kingdoms had lost their importance। उससे पहले क्या थे? ब्रिटिश जो थे वो एक तरीके से उनको पेंशनर बना रहे थे, लेकिन इस फेज में वो कंप्लीट राजा बन गए, उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। पुराने जो किंगडम्स थे वो खत्म हो गए। द सेकेंड फेज सा द राइज ऑफ सिख। सेकेंड फेज में सिख जो थे वो उभर करके आए। ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स इन 1848 एंड एनेक्स्ड पंजाब इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 1849। 1848 में ब्रिटिश ने क्या किया? जो सिख थे उनको हराया, और 1849 में उन्होंने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। द ब्रिटिश नाउ हैज डिजाइंड ऑन टेरिटरीज बियॉन्ड इंडिया। भारत के अलावा भी ब्रिटिश जो थे उन्होंने टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया, जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा।
ये भी इनके कब्जे में थे। ब्रिटिश डिवाइस्ड वेरियस प्रीटेक्स्ट ब्रिटिश डिवाइस्ड वेरियस प्रीटेक्स्ट टू अनेक्स्ट मोर एंड मोर टेरिटरी। उन्होंने अलग अलग तरीके के, देखिए ध्यान से सुनिएगा, द ब्रिटिश डिवाइस, डिवाइस का मतलब इजाद करना, वेरियस अनेक, प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है तौर तरीके, टू अनेक्स्ट जीतने के लिए, मोर एंड मोर टेरिटरी, मतलब उन्होंने हर तरीका अपनाया, किसी को खरीदा, किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी पे आक्रमण किया, किसी के साथ संधि करके उनके साथ धोखाधड़ी कर दी, हर तरीका। जैसे हैदर अली के साथ उन्होंने किया था, हैदर अली के साथ समझौता किया और उसमें समझौते में ये भी था कि अगर कोई आउटसाइडर हैदर अली पर अटैक करता है तो वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब मराठा ने उस पर अटैक किया तो उसकी कोई मदद नहीं। इन विच डलहौजीज डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स वाज मोस्ट रिमार्केबल। उनकी जो पॉलिसीज जो थी उसके अंदर एक सबसे अहम पॉलिसी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, जो रिमार्केबल थी और बिल्कुल मतलब ये कह सकते तर्क संगत नहीं थी वो, लेकिन फिर भी उसे मान्य किया जाए। बहुत से ऐसे स्टेट थे जिनको इसके तहत क्या किया गया, लैप्स की नीति के तहत मिला लिया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ये क्या थी एक तरीके से आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट में क्लासेस के अंदर। 1805 से लेकर के 1767 से 1805 के बीच में अंग्रेजों ने गुटबाजी की, राजाओं में फूट डलवाई, उनके साथ लड़ाइयां लड़ी और टेरिटरीज को जीता। लेकिन 1805 के बाद में उन्होंने तरीका बदल दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसी नीतियां निकाली, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिससे उन्होंने आसानी से बिना युद्ध किए धोखाधड़ी के साथ उन्होंने क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना स्टार्ट कर दिया, अपने किंगडम में मिलाना स्टार्ट कर दिया। और उसमें एक सबसे अहम जो आती है वो आती है डलहौजी की डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, जिसके बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।